नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 32 देखते हैं। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अच्छे से मेरे साथ करने की कोशिश करना, साथ ही साथ आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस रखे हैं इसमें। तो देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। कथन है इसमें व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। और कारण है इसमें व्यापारी एवं निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही होगा। क्या व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगरों की सीमा पार होने लगती है? देखो, इसमें ये पहला सही है इसमें कि व्यापारियों और निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम और नगरों की सीमा जो है वो पार होने ही लगती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हाल ही में, जैसे ग्राम जो है नगरों में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं की उपस्थिति से ग्राम नगरों में बदलते रहते हैं। और दूसरा है इसमें व्यापारी एवं निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो देखो, इसमें ये दूसरा गलत है, पूर्णतः नहीं। व्यापारी और निर्माता गांव के संसाधनों पर निर्भर तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ संसाधन है वो बाहरी क्षेत्रों से यानी विदेशों से भी आते रहते हैं। तो समझ सकते हो, इस वजह से ये दूसरा गलत है, पहला तो सही है इसमें। ठीक है, देख लो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई निम्नलिखित में से किस अवधि में की जाती है? जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर। बताइए खरीफ फसल की बुवाई कब की जाती है? देखो, तीन प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, एक रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की। देखो, खरीफ की फसल जो बोई जाती है ना, वो बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, यानी कह सकते हो ये गर्मी के महीने की फसलें होती हैं, गर्मी और वर्षा ऋतु की। इसके बाद रबी की फसल बोई जाती है, और इन दोनों के मध्य में जो बोई जाती है वो बोई जाती है जायद की फसल। ठीक है, खरीफ, रबी और जायद। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझ लेना। जैसे कि खरीफ की फसलों में हम शामिल करते हैं धान को, देखा होगा आपने, गर्मी के टाइम में बोया जाता है। मक्का भी उसी के साथ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सभी बोई जाते हैं। अरहर और उड़द भी बोए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करोगे आप तो देखो धान काफ़ी प्रयुक्त मात्रा में होते हैं उत्तर प्रदेश में। धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है गेहूँ, गन्ना, आलू, इन तीनों में पहले स्थान पर है उत्पादन में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, जायद की जो फसलें होती हैं, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी वगैरह, ये सभी जो होती हैं ये इन दोनों के मध्य में बोई जाती हैं। और रबी की फसलों में हम गेहूँ, सरसों, इस तरह की फसलों को शामिल करते हैं। बरसिम भी होती है उसमें, जो ठंड के महीने में होती है। चना, वो सभी उसी में शामिल करते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध निम्न में से किससे है? हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध निम्न में से किससे है? रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से? तो देखो, हाथरस और कानपुर ये दोनों उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं और इनका संबंध है रंगमंच से। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, रंगमंच से। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में रंगमंच में काफ़ी विकास हुआ है। रंगमंच में जैसे रामलीला है, नौटंकी है, रासलीला, इन सभी को शामिल करते हैं। इसके अलावा कानपुरी और हाथरसी जो नाटन शैलियाँ हैं, उसमें संवाद व गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। कानपुरी और हाथरसी जो नाट्य शैलियाँ हैं, उसमें संवाद व गायन का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें नौटंकी कहा जाता है उसको। ठीक है, और हाथरस के एक पंडित नथ्याराम शर्मा और कानपुर के श्री कृष्ण पहलवान, ये नौटंकी परंपरा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, याद रखना। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, महिला G20 शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ? सूरत गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, रांची झारखंड में। महिला 20 शिखर सम्मेलन, देखो ये तमिलनाडु में हुआ है और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका, महाबलीपुरम तमिलनाडु में।
ठीक है, याद रख लेना इसमें। और याद रखना ये जो शिखर सम्मेलन है ये शुरुआती जन भागीदारी से हुई थी। इसकी शुरुआत जो सशक्तिकरण की यात्रा की थीम पर आधारित था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये। और महिला 20 शिखर सम्मेलन में एक प्रदर्शनी, एक जन भागीदारी कार्यक्रम, 8 सत्र हुए और एक बैठक आयोजित की गई थी। और देखो महाबलीपुरम के बारे में बात करें, महाबलीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2023 को तालिबान अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? चीन, पाकिस्तान, रूस या भारत? तालिबानी अधिकारी है बिलाल करीमी अफ़गानिस्तान में, तो इसको राजनयिक का दर्जा देने वाला कौन सा देश बना है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन बना है। दिसंबर 2023 में तालिबानी अधिकारी बिलाल करीमी को चीन के द्वारा राजनयिक का दर्जा दिया गया। देखो चीन द्वारा तालिबानी अधिकारियों को राजनयिक मान्यता देने के साथ ही अफ़गानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है उसको औपचारिक मान्यता भी दी गई है। 2021 में, याद रखना 2021 में अफ़गानिस्तान से जैसे अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई थी, तो उसी के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान का अधिकार हो गया था। ठीक है, और सभी देशों ने अफ़गानिस्तान में अपने दूतावास भी बंद कर दिए। उसके बावजूद भी चीन, पाकिस्तान और रूस ने अपने दूतावास जो है वहाँ पर बना रखे हैं। यानी चीन, रूस और पाकिस्तान ने अपने दूतावास अफ़गानिस्तान से बंद नहीं किए हैं। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो देखना है। पहला है इसमें सिम्बेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। देखो सिम्बेक्स और एक सिलीनेक्स होता है। सिली में ल आ रहा है तो लगा देना, उसमें श्रीलंका से होता है। सिम्बेक्स होता है सिंगापुर के साथ, तो ये पहला इसमें गलत है, क्योंकि सिम्बेक्स होता वो सिलीनेक्स होता तो वो होता श्रीलंका के साथ, और ये होता है सिंगापुर के साथ, इसी वजह से ये गलत है। दूसरा है वर्ष 2023 में सिम्बेक्स का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ है, तो देखो ये भी गलत है। इसमें इसका जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है? ये 2023 में सिंगापुर में ही हुआ है, ना कि ये उत्तराखंड में भारत में हुआ है। और ये दोनों देशों के मध्य होने वाला है, सैन्य साझेदारी को बढ़ावा देता है ये युद्ध अभ्यास। ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के मध्य, तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ये सिंगापुर में हुआ है सिम्बेक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं सॉरी, ये पूछा है कौन सा गलत है, तो दोनों गलत हैं, एक और दो दोनों। क्या पूछा था इसमें? कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है इसमें। किस कंपनी ने विश्वकर पहल उपग्रह आधारित 2 तरफा संदेश प्रणाली लॉन्च की है? मेटा, क्वालकॉम, AMD, सैमसंग। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वालकॉम। क्वालकॉम कंपनी ने विश्व की पहली उपग्रह आधारित 2 तरफा संदेश प्रणाली को लॉन्च किया है। यह इरिडियम इंक के साथ साझेदारी में क्वालकॉम द्वारा विकसित स्मार्टफोन के लिए कार्य करता है। याद रखना, महत्वपूर्ण ये साझेदारी लॉन्च की है, यानी महत्वपूर्ण ये संदेश प्रणाली लॉन्च की है क्वालकॉम ने, याद रखना। निम्नलिखित में से भारत की पहली मिसाइल कौन थी? अग्नि, सागरिका, पृथ्वी या धनुष? बताइए। देखो भारत की पहली मिसाइल प्रणाली है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह सतह से सतह पर मार करती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 2003 में इसे फोर्सेज कमांड में शामिल किया गया था। इसे देखो इंटीग्रेटेड माइंडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, IGMDP। इसके अंतर्गत इसको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा इसको विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 9वां। रिंग ऑफ फायर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से? रिंग ऑफ फायर।
तो इसमें ऑप्शन में देख करके बताना है कौन कौन से सही जवाब हो जाएंगे इसमें। देखो रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। भूकंप तथा ज्वालामुखी में इसमें प्राय प्रभावित क्षेत्र है। ये भूकंप और ज्वालामुखी इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ लेना इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 1 2 तीसरे में क्या दिया हुआ है, प्रशांत महासागर में है और भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। तो देख लो ये तीनों ही सही जवाब हो जाएंगे, 1 2 और 3। देखो इसके बारे में बात करें, ये विश्व के सर्वाधिक 2/3 जो ज्वालामुखी हैं इसी क्षेत्र में आते हैं और इसका विस्तार जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के माउंट इरेबस है एक, उससे लेकर के प्रशांत महासागर के दोनों किनारों तक इसका फैला हुआ है ये। और इसे प्रशांत महासागर का यानी ज्वालाव्रत यानी फायर ग्रिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला में कहा जाता है। ठीक है, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है इसको प्रशांत महासागर की। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित है। हेमाटाइट जो युगांडा से सुमेलित है, सेमाटाइट मलेशिया से, सखाई सूडान से, बुशमैन बोत्सवाना से। कौन सा सही सुमेलित है बताइए। ये सभी जनजातियां दी हुई हैं। क्या हेमाटाइट युगांडा में पाई जाती है? देखो हेमाटाइट नामक जो जनजाति है ये अफ्रीकी देश है एक नामीबिया, उसमें पाई जाती है, तो ये तो गलत है। सेमाटाइट क्या मलेशिया में पाई जाती है? तो देखो ये कालाहारी मरुस्थल है उसके आसपास पाई जाती है, तो ये भी गलत है। सकाई सूडान में पाई जाती है। देखो सकाई जो जनजाति है ये अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, सूडान में नहीं। लेकिन ये जो बुशमैन जनजाति है बोत्सवाना में पाई जाती है, तो ये सही है इसमें। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इस वजह से ये ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? साइकन रेल सुरंग जापान में, बताइए। देखो साइकिल रेल सुरंग जो है क्या पूछा है इसमें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, क्योंकि साइकिल रेल सुरंग तो या साइकन रेल सुरंग भी कह सकते हो, तो ये तो जापान में पड़ती है, ये तो सही है। पेट्रोनस टावर, देखो पेट्रोनस टावर ये चीन में नहीं है, ये कहाँ पर है, मलेशिया में स्थित है, तो इस वजह से ये ही सुमेलित नहीं है इसका, तो जवाब भी ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्पालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। रोगन बांध ये जाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है ये जो रोगन बांध है ये तजाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? मूल कर्तव्यों के विषय में देखो इसमें पहला कथन है मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, और दूसरा इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है। देखो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता दूं, ये संविधान में दिए हुए हैं भाग 4A में। ठीक है, 4A में दिए हुए हैं ये संविधान के, और आर्टिकल है 51A उसमें दिए हुए हैं, और इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जब इन्हें जोड़ा गया था तो ये कितने थे, 10 जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था, और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता और अभिभावकों के द्वारा उसको शिक्षा प्रबंध करना मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको अच्छे से रट लेना। ये पहला देखो इसमें ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं क्या, बताइए। तो देखो इसमें से कोई सा भी, ये दोनों ही कथन गलत हैं इसमें, देखोगे आप तो। एक सेकंड, देखो ये पहला, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं,
क्योंकि ये स्वैच्छिक एवं नैतिक होते हैं, तो इस वजह से ये गलत है। स्वैच्छिक और नैतिक होते हैं। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो देखो, मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से ना तो बाध्य है और ना ही इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, ये स्वैच्छिक और नैतिक हैं, तो इस वजह से ये दोनों ही कथन गलत हैं। तो इसमें सही पूछा है तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कथनों पर विचार करो। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। देखो, बिल्कुल गलत है। आर्टिकल है 53, उसमें दिया हुआ है कि संपूर्ण कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो उसी वजह से ये देखा होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो इसमें गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। देखो, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी गलत है, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो देख लो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कौन सा सही है। इसमें से भी कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है इसमें। प्रधानमंत्री को कैद कर अजमेर ले जाया गया। पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी, अलबरूनी, अमीर खुसरो या मिनहाज का? बताइए। देखो, पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया। तो ये जो कथन कहा था, ये हसन निजामी ने कहा था, हसन निजामी ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, तराइन के युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहला लड़ा 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। उसी के एक वर्ष बाद 1192 में लड़ा गया दूसरा तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसमें जयचंद की वजह से, जयचंद ने उसमें साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, लेकिन एक तीसरा युद्ध और लड़ा गया है तराइन का 1215 में, ये भी पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य लड़ा गया था तीसरा युद्ध तराइन का, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो हसन निजामी ने कहा था, ये जो कथन कहा था, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला है लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या ये सही सुमेलित है? देखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक तो दादाभाई नौरोजी की है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। दादाभाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी नामक जो ये पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने, तो ये गलत है, इसमें ऊपर नीचे गलत दिया हुआ है। रफ़ीक जकारिया ने द मैन हू डिवाइडेड इंडिया लिखी क्या? तो देखो, रफ़ीक जकारिया ने ही लिखी थी ये द मैन हू डिवाइडेड इंडिया, तो ये मिलान इसमें सही दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये लिखी, तो देखो राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, फिर आपको इसमें से देखना है कौन सा सही उत्तर होगा। 1945 में इन चारों में से कौन सी घटना हुई थी? देखो, बेवेल योजना कब की है? देखो, बेवेल योजना 1945 में ही हुई थी, यानी 14 जून 1945 को वायसराय था उस टाइम लॉर्ड बेवेल, उसी के द्वारा भारत में प्रस्तुत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, भारत में जो विद्यमान राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करना था और भारत को उसके पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना एवं संवैधानिक समझौता प्राप्त कराना भी था। तो ये महत्वपूर्ण योजना थी बेवेल योजना 1945 की। तो देखो, ये तो सुमेलित सही है, इसमें 1945 की हुई है। शिमला सम्मेलन, ये भी 1945 में हुआ था, वायसराय बेवेल के टाइम में ही हुआ था और ये 25 जून को हुआ था 1945 में, यानी समझ सकते हो बेवेल योजना के बाद हुआ था ये शिमला सम्मेलन।
और जिसमें देखोगे आप तो 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया गया था वो किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो ये भी इसमें सुमेलित है। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह क्या 1945 में हुआ था? और देखो ये नौसेना विद्रोह 1946 को बम्बई में हुआ था, तो इसमें ये मिलान सही नहीं है, ये घटना 1945 की नहीं है, ये काट दो। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, तो देखो आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में 1945 में ही चलाया गया था नवंबर में। ठीक है, जैसे आज़ाद फौज के जो अधिकारी थे यानी जो सैनिक थे उनमें जैसे मेजर शाहनवाज थे, एक कर्नल प्रेमगल सहगल थे, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो भी थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सहनवाज और कर्नल प्रेम सहगल इन दोनों को एक ही कैटेगरी में पेश किया गया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी और लाल किले में चलाया गया था इन पर मुकदमा। और देखो भारतीयों की तरफ से इनका जो बचाव किया गया था वो प्रसिद्ध वकीलों में हम देखते हैं, भूलाभाई देसाई भी प्रमुख थे इसमें, तेज बहादुर सुप्रू भी थे और आपका आसफ अली थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे इसमें। कोई भी क्वेश्चन में दिया हो तो उसे आप इन सभी वकीलों में से लगा देना, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 1945 का ही मामला है, तो ये 3 सही हैं इसमें, 1, 2 और 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया? व्योम मित्र, सीडेक पुणे, इसरो, TIFR, DRDO, बताइए। देखो व्योममित्र नामक जो भारतीय रोबोट विकसित किया है किसने किया है? ये इसरो ने, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। व्योममित्र शब्द जो है संस्कृत भाषा के 2 शब्द, एक है व्योम और एक है मित्र, इन दोनों से मिलकर के बना है। और देखो इन दोनों का अर्थ क्या होता है क्रम से देखोगे तो आप व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ होता है मित्र यानी दोस्त। तो यह इसरो द्वारा विकसित किया गया है, हाँ ठीक है, याद रखना। और इसका जो अनावरण है 22 जनवरी 2020 को किया गया। किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई शुरू की है? किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई है या इसे ICU ग्रेड वेंटिलेटर कह सकते हो, ये विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc, एम्स, IIT दिल्ली, IIT पटना। देखो इसका सही जवाब है भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc के इंजीनियरों के द्वारा ये प्रोजेक्ट प्राण है। ठीक है, इसको शुरू किया गया है IIT विज्ञान संस्थान के द्वारा। ICU जो ग्रेड वेंटिलेटर है इसको, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से गलत युग्म चयन करना है। देखो एक साइड में जनजातियां हैं और एक साइड में जनपद। पठारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखो पठारी जनजाति ललितपुर में नहीं पाई जाती है, पाई जाती है सोनभद्र में। तो देखो इसमें पहला ही गलत है, आंसर भी यही है सोनभद्र, याद रखना। और आपकी ये इसमें दी हुई है चेरो, क्या लिखी हुई है इसमें? चेरो जनजाति ये वाराणसी में पाई जाती है, ये सही है इसमें। चेरो जनजाति वाराणसी में, भैया जनजाति सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में। तो आंसर ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं चौधरी चरण सिंह, आगे चल के वो प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने पटवारी के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया था, यानी समझ सकते हो पटवारी के स्थान पर लेखपाल शब्द चरण सिंह के टाइम में ही पड़ा है, चौधरी चरण सिंह, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो पटवारी शब्द है ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और शेरशाह सूरी ने भूराजस्व के क्षेत्र में व्यापक सुधार भी किए हैं। उसी की देखरेख करने के लिए उसके उद्देश्य से शेरशाह सूरी ने पटवारी शब्द यानी पटवारी पद का सृजन किया था।
और पटवारी को वर्तमान में लेखपाल कहा जाता है, याद रखना। यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? देखो बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा, बलिया से निकलती है, ठीक है। लेकिन यमुना नदी के बारे में पूछा है किस क्षेत्र से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? फैजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद या बरेली? तो देखो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है फैजाबाद, फैजाबाद से प्रवेश करती है ये। देखो इसमें मैं क्या बोल गया, फैजाबाद तो अयोध्या क्षेत्र में, और ये प्रवेश कहाँ से करती है? उत्तराखंड के तरफ से करती है, उत्तरी जिलों से। तो देखो ये इसमें ऑप्शन ये गलत दिए हुए हैं, आप इसमें सहारनपुर कर लेना, फैजाबाद की जगह सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर से ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और फिर ये आगे प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदियों में हम शामिल करते हैं हिंडन और आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी जो हैं ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं उसकी, यमुना की, याद रखना। और फिर यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में है। और यमुना कहाँ से निकलती है ये भी पूछा जाता है। एक बंदरपूंछ ग्लेशियर है, यमुनोत्री बंदरपूंछ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, याद रखना। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूंछ से, जो पश्चिमी ढाल है उसमें ये उसका यमुनोत्री ग्लेशियर का उस साइड से निकलती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारनपुर से। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया, काशी नरेश। विश्वनाथ मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है। तो देखो इसका निर्माण कराया गया था ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, राणोजी सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया। और वाराणसी प्राचीनतम और धार्मिक नगरों में से एक है उत्तर प्रदेश का, और ये वरुण और असी दो नदियों के किनारे, यानी दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। इसी वजह से इसको वाराणसी कहा जाता है, वरुण और अस्सी नदी के किनारे, या वरुणा कह सकते हो उसको। वैश्विक फिनटेक उत्सव में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम किस संस्थान के द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, NPCI, नीति आयोग या UIDAI के द्वारा? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा UIDAI के द्वारा, यानी उड़ाई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वर्ष 2023 में एशियाई खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए? एशियाई खेल 2023 में कहाँ पर हुए थे? देखो हांगजो चीन में आयोजित किए गए 2023 के एशियाई खेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हांगजो में। और देखो एशियाई खेलों का आयोजन कब से किया जा रहा है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? और ये जो चीन में हुए हैं ये 19वें नंबर के हुए हैं, याद रखना। सबसे पहले कहाँ पर हुए थे एशियाई खेल? देखो सबसे पहले जो एशियाई खेल हुए थे 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में। सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में, ठीक है। ब्लू मून की परिघटना निम्नलिखित में से कब होती है? ब्लू मून की घटना बताइए। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार, या एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, बताइए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्लू मून के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून, ये सभी बताता हूँ अभी कि जैसे ब्लू मून है, ब्लू मून की जो घटना होती है ना, ये कब होती है? देखो जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, तो उनमें से जो दूसरी पूर्णिमा होती है, यानी दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है इसमें। तो देखो इसमें पहला दिया हुआ है एक माह, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं कैलेंडर माह में, तो समझ सकते हो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं तो उसमें से दूसरी पूर्णिमा वाले चाँद को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। और देखो ये जो 2 पूर्णिमा वाला महीना होगा तो समझ लेना या तो वो 30 दिन का होगा या 31 दिन का। और फरवरी माह फरवरी माह में हो नहीं सकता है, क्योंकि फरवरी माह का जो महीना होता है या तो 28 का या 29 का होता है। और ये जो घटना होती है इसकी जो पुनरावृत्ति होती है लगभग 2.5 वर्ष के बाद ही होती है। और देखो एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 वर्ष की होती है, ये भी कारण होता है फरवरी में ना होने का, ठीक है, इसी वजह से नहीं होती है। जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं पता है? ब्लू मून ईयर कहते हैं। देखो एक माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं तो उसे ब्लू मून कहते हैं। और जब एक ही वर्ष में 2 ऐसी घटना हो जाएं, यानी 2 माह में ऐसी घटना हो जाएं, यानी 2 महीने ब्लू मून के हो जाएं, 2 पूर्णिमा वाले 2 महीने हो जाएं या उससे अधिक हो जाएं, तो उस ईयर को हम कहते हैं ब्लू मून ईयर। जैसे कि 2018 का जो ब्लू मून ईयर था 2018 का था। देखो एक सुपर मून होता है। सुपर मून किस दशा में कहते हैं? देखो सुपर मून कब कह सकते हो? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा और इसी वजह से वो सबसे बड़ा भी दिखाई देगा। तो सुपर यानी बड़ा हो गया, तो समझ सकते हो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा तो बड़ा दिखाई देगा। और ये जो स्थिति होती है इसी स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। और इस दशा में जो चंद्रमा है पहले की अपेक्षा तकरीबन 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला भी दिखाई देता है इसमें, ठीक है। तो ये जो घटना है सुपर मून की, ये चंद्रमा के नज़दीक होने के बाद होती है। देखो एक ब्लड मून होता है। ब्लड मून की जो घटना होती है वो 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन की वजह से होती है। यानी 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को क्या कहते हैं? ब्लड मून कहा जाता है, याद रखना, ब्लड मून। इसे टेट्रोड भी कहा जाता है, टेट्रोड, समझ लेना। इसके बाद देखो ज्वार भाटा शब्द भी बता दूं। ज्वार भाटा जो है समुद्री सतह पर आता है। और देखो इसमें ज्वार जो भाटा शब्द है इसकी उत्पत्ति जो होती है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, इनके प्रभाव से होती है। ज्वार भाटे में सूर्य और चंद्रमा का तो आकर्षण बल होता है, पृथ्वी का इसमें गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल होता है। देखो जल स्तर के ऊपर उठने को तो कहते हैं ज्वार और नीचे गिरने को कहते हैं भाटा, ये तो सभी को पता ही होगा। और देखो ज्वार आने वाले जो समुद्री सतह पर आने वाले जो ज्वार होते हैं सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा उसमें चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है वो अधिक प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य की अपेक्षा नज़दीक है पृथ्वी से, इस वजह से भी ये घटना होती है। और देखो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधी रेखा में होते हैं, सिजगी के समय होते हैं, तब दीर्घ ज्वार आते हैं। और इसमें ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो सामान्य ज्वार से अधिक होती है। और इसी तरह के ज्वार देखोगे तो आप एक माह में 2 बार यानी अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। लेकिन जब एक स्थिति होती है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में नहीं होते हैं, समकोण की स्थिति में होते हैं, तो उस टाइम आते हैं लघु ज्वार। कौन से? सामान्य ज्वार आते हैं उस टाइम। और लघु ज्वार किसको कहते हैं? लघु ज्वार जो सामान्य ज्वार की अपेक्षा यानी जिनकी ऊंचाई कम होती है तो उनको लघु ज्वार कहते हैं। और लघु ज्वार की जो उत्पत्ति जो होती है ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को दोनों को होती है, ठीक है। इनसे काफ़ी फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो इनको भी पढ़ लेना। और देखो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी बता दूं। चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा की रात को होता है, लेकिन याद रखना ये हमेशा पूर्णिमा को ही नहीं होता है, पूर्णिमा की रात को होता है। किंतु ये चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्णिमा हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। और सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण भी प्रत्येक अमावस्या को हो। देखो इनको ना होने का कारण क्या है? देखो चंद्रमा का जो कक्ष है, चंद्रमा के कक्ष जो तलों में है तकरीबन 5 डिग्री का झुकाव है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है इनका प्रत्येक अमावस्या को ना होने का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सूर्य ग्रहण जो होगा अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण जो होगा वो पूर्णिमा को होगा। तो देख लो इसमें ये ऑप्शन ए सही है इसका। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में बताइए।
देखो सबसे गहरी जो देखोगे आप तो महासागरीय जो द्रोणियाँ पाई जाती हैं वो प्रशांत महासागर में क्यों पाई जाएंगी कि सबसे गहराई है महासागर और सबसे बड़ा भी है विश्व का। ठीक है, जैसे फिलीपींस द्रोणी भी है और आपके पूर्वी ऑस्ट्रेलियन है, पेरू चिली भी द्रोणी है, तो समझ सकते हो। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। देखो ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापते हैं हम डॉप्सन में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओजोन परत की खोज किसने की थी? 1913 में की गई थी। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए फेब्री चार्ल्स और हेनी बुसोन, इन दोनों ने की थी। ठीक है, याद रखना। और फिर इनके गुणों के विस्तार का जो अध्ययन किया था ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी हुए जीएमबी डॉप्सन, उन्होंने किया था। उन्हीं के नाम पर फिर इनकी जो मापने की इकाई है डॉप्सन, वो नाम रखा गया। बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? दिल्ली के सुल्तानों में से कौन है बेरोजगारों को सहायता करने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का काफ़ी फेमस शासक हुआ है। कट्टरता में इसकी तुलना औरंगजेब से और राजनीतिक तौर पर इसके अकबर से तुलना की गई है। काफ़ी नहरें बनवाई, काफ़ी नगरों का निर्माण भी कराया इसने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जलियांवाला कांड जो हुआ था बैसाखी के दिन हुआ था, तो इसके बाद किसने इसमें इस्तीफा दे दिया था वायसराय के कार्य परिषद से? देखो सर शंकर नायर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और देखो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने भी इसके बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और मदन मोहन मालवीय भी हुए हैं, इन्होंने कांग्रेस द्वारा एक समिति गठित की थी किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक समिति गठित की गई थी। सही सुमेलित करो। देखो एक साइड में संविधान के अनुच्छेद हैं, एक साइड में विषय दिए हुए हैं। अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। फिर 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। 29-30 में क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखो आर्टिकल 36 ये किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। अनुच्छेद 74 ये मंत्री परिषद से संबंधित है। और 68 है संविधान संशोधन से। तो ए का 3, बी का 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 32। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। प्लेलिस्ट चाहिए तो M2M क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।